कमला हॉरर स्टोरी। ये कहानी 40 साल पुरानी है। 1980 में 23 साल की कमला की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कमला की माँ की मौत पहले हो चुकी थी और वो अपने पिता के लापता होने के बाद बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिता नहीं मिले तो सब ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया और हार मान ली। इतनी टेंशन के बीच कमला का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर के बड़े बेटे अजीत से कर दी, ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई हो। अजीत ने कमला को उसके मुश्किल समय में संभाला और वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपने नए घर में अपनी नई ज़िंदगी से एडजस्ट करना सीख रही थी और धीरे धीरे खुश होने भी लगी थी। सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था, खासकर उसका देवर राजेश। पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। एक दिन जब कमला सो रही थी तो उसकी अचानक किसी के रोने की आवाज़ से नींद खुल गई। उसने अपने बगल में देखा, अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। उससे वो आवाज़ फिर से आई, लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसे वो आवाज़ फिर से आई, लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसे ऐसा अपना वहम समझा और चुपचाप वापस सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त उसे रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि आवाज़ शायद उसके पिता की है, जो दर्द में चीख रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। कमला अब घबरा चुकी थी और उसने यह बात अजीत और राजेश को बताई। दोनों ने यह उसके वहम समझा और उसने कहा कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब होने लगी। उसे हर वक्त गुस्सा आने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती और अगर उसे कोई किसी भी चीज़ के लिए मना करता तो उसे जान से मारकर खाने की धमकी देती। सबको लगा कि अपने पिता खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो चुका है। लेकिन इस सब के बीच कमला को वो आवाज़ अभी भी आ रही थी। एक दिन वो आवाज़ कमला को पुरानी हवेली से आ रही थी। वो जब उस कमरे में गई तो उसे वहाँ काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ उसे बेहद अजीब सा लगने लगा। उसे घुटन महसूस होने लगी। उसे सांस लेने में अचानक दिक्कत होने लगी। कमला ने घबरा कर उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया। कमला को डर लगने लगा था और वो कमरे से बाहर ही जा रही थी कि उसके पैर में कोई भारी सी चीज़ आकर लगी। जब कमला ने ध्यान से देखा तो वहाँ एक इंसानी खोपड़ी उसके पैरों में पड़ी थी। कमला को दिखा उस कमरे में कुछ और भी चीज़ें पड़ी थी। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियाँ इधर उधर पड़ी थी और हर जगह खून ही खून था। जब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो वहाँ उसे एक खत मिला। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि वह मूर्ति श्रापित है और उसने अपने पूर्वजों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। कमला को एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी, लेकिन सब ने उसे बताया कि उन्हें वो बेडरूम में बेहोश मिली थी और शायद ये उसका बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया, पर उस रात कमला हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रात की तरह डिनर करके अपने कमरे में वापस आया। उसने देखा कि कमला बिस्तर में नहीं थी, बल्कि एक अंधेरे कोने में थी, दीवार की तरफ मुँह करके ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसने कमला का नाम लिया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए मदद मांगते हुए उसे कहने लगी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके किसी तरह बिस्तर पर लेटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो उसकी तरफ मुड़कर उसे जानकर मारने की धमकी देती। कमला की शक्ल भी अब बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए थे
और वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगी थी। सारा प्रभाकर परिवार कमला को इस हालत में देखकर बहुत परेशान थे, क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। कमला पूरा दिन रोती और हंसती रहती। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले कुछ कर पाते उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे, जब उन्हें अपनी पीठ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी पीठ में कोई नोकीली चीज़ गुदाई हो। उन्होंने दर्द में जब मुड़कर देखा तो कमला वहाँ खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी। कमला के हाथों के नाखून कमला के ससुर के पीठ के अंदर थे। कमला के ससुर ने जोर से चिल्लाया और सब कमला को कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसे अपने कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं थी। उसने बाहर जाकर देखा तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में घुस गई। अजीत कमला को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा। इससे पहले वो कुछ कर पाता, कमला ने उसके ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे जानवरों की तरह मारकर उनके शरीर का मांस नोचने लगी। फिर उसको खाने लगी। पूरा घर चीखों और डर से गूंज रहा था, लेकिन कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहा था। अजीत और उसकी माँ ने कमला को उनके पिता की लाश के साथ लॉक कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अंदर कमला पागल की तरह चिल्लाई जा रही थी। वो जोर से चीख रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की माँ को समझ आ गया था कि कमला पर किसी का काला साया पड़ गया है, या वो एक चुड़ैल बन चुकी है जिससे रोक पाना अब शायद असंभव हो गया है। उस रात उसकी माँ अपने दोनों बेटे को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने रिश्तेदार के घर चली गई। जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुँचे तो अजीत की माँ ने उसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक काला जादू है जो उनके पूर्वज करते मर गए। उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है जो श्रापित है और उस शैतान का साया शायद कमला पर आ गया है और वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद उस हवेली में से 4 बॉडी मिली। अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला, सबकी बॉडी को वहाँ से ले जाया गया। राजेश उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वो किसी को नहीं छोड़ती। कोई भी उस हवेली में गया वो उसकी जान ले लेगी और इसलिए आज तक वो हवेली वीरान है।